नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप सबका कल पेपर है और कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अभी अभी तक अगर देखा जाए तो मतलब वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, ठीक है, जिसको आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये समझिए कि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे ही। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लाइव चैट का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिसेबल हुआ है। रीजन क्या है कि फर्स्ट टाइम मैं लाइव में आया हूँ और थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी थी, वो हो नहीं पाया, ठीक है। और टाइम भी हो रहा था, 8 बज गया था क्योंकि आपका कल ही पेपर है। और इस वजह से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कमेंट वगैरह करना होगा, ठीक है, तो जो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आएगा ना उसमें आप कर लेना, ठीक है। और बाद में मैं चीज़ों को देख के वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको ये बात पता है कि कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट आते हैं उन सबका हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। लाइव जो चैट का ऑप्शन है ये कल से आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को मैं थोड़ा सेटिंग्स वगैरह कर लूंगा तो ये चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, कुछ ये समझिए कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगा, साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेपर आएगा वो पेपर का जो डिजाइन है, ठीक है, आपको सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ना जरूरी है। रीजन क्या है कि उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उसमें बच्चों को डर नहीं होना चाहिए। रीजन क्या, देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो आपका, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, जो आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उनमें से 4 ऑप्शंस आते हैं, एक को आपको टिक करना है और एक को टिक करोगे तो उसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आता है कि सर हमें आंसर आएगा ही नहीं तो हम करेंगे क्या, तो वहाँ पे ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी है आपकी एक सही होने की 25% की जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर नहीं भी आता है तो भी आप कुछ भी करके आओगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आंसर वाले जो क्वेश्चन, उसमें क्या लिखोगे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आज भी लाइव क्लासेस होगी और कल भी लाइव क्लासेस होगी, दोनों टाइम। सुबह वाले बच्चों के लिए लाइव क्लासेस कल मैं लेके आऊंगा ताकि चीजों को समझाया जा सके, ठीक है, और सारी चीजें आप लोग क्लियर कर पाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस को लूंगा, 4 नंबर के, 3 नंबर के और इसके अलावा 6 नंबर के क्वेश्चनों को यहां पे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। एक सेकंड बस दीजिएगा, सारा सेटअप कर लेते हैं। आज फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, इस वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं, बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। चीजों को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे आपका लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिखा हुआ है। यहां पे मैं चैप्टर भी आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से चीजें ली गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, भारतीय संविधान को बनाने में कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक चैप्टर से अगर देखोगे, ये चैप्टर नंबर 1 से मैंने लिया है, ये चैप्टर नंबर 1 से लिया है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि कुछ मिनिमम जो क्वेश्चंस है वही मैं आपके सामने रखा हूं, सारे क्वेश्चंस नहीं रख दिया कि आपको ये भी तैयार करना है, ये भी तैयार करना है, इसलिए क्योंकि आप लोग के पास बचा हुआ है समय कम और मैं चीजों को साथ ही साथ समझाते हुए भी जाऊंगा, ठीक है। तो पहले वाले चैप्टर से मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिया हूं जिसके मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपके इस एग्जाम में आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कौन से देश से क्या चीजें ली गई थी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो जो मैंने सिंपल फॉर्मेट में आपका लिखा हुआ है, भारतीय संविधान को बनाने में कौन से देश से क्या चीजें लिखी गई है, एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का उधार का दस्तावेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान का उधार का दस्तावेज क्यों कहा
जाता है, ये अगर सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको इसमें लिखना क्या है। भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं उसी को सेम टू सेम आपको लिख देना है, ठीक है। तो कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो आपको घुमा फिरा के आएंगी, लेकिन लिखना आपको यही प्रावधान है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छ क्यों कहा जाता है, तो आपको यही आंसर लिखना है कि भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पुष्पगुच्छ को बनाने के लिए विभिन्न जगहों से विभिन्न प्रकार के फूलों को एकत्रित किया जाता है। इसी प्रकार से अपने देश के संविधान को बनाने के लिए विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के प्रावधान लिए गए हैं। इस तरीके से आप करके लिखेंगे, ठीक है। तो आप चलिए इसका सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, चीजें स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देखिए आंसर के साथ ये चीजें लिखी गई हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ में आ पाए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान को बनाने में कौन से देश से क्या चीजें ली गई हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुछ ही जो देश हैं, जैसे अपना हो गया ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन जैसे जो देश हैं वहां से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। बहुत सारी नहीं बोल सकता, 3 4 5 कंटेंट लिया गया है, ठीक है। तो चीजों को समझते हैं। जैसे कि पहला लिखा है ब्रिटिश का संविधान। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत प्रणाली। जैसा कि आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, ठीक है, ली गई है। जैसे आपको पता है कि हमारे इधर जो चुनाव होता है उसमें कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार जो खड़े होते हैं तो उसमें जो लोग हैं वो वोट दे के आते हैं और जिस भी प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलता है वो चुनाव में विजयी कहलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो ये जो हमने प्रणाली जो ली है ये कहां से हमने ली है, ब्रिटेन से ली है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो सरकार का संघीय स्वरूप हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन का। इसी प्रकार से कानून का शासन भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को याद कर लेना, ठीक है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका यानी कि वो करेगा क्या, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इसके अलावा कानून का जो निर्माण की विधि है ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि मौलिक अधिकारों की सूची, जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ना, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये हमने कहां से लिया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं इनसे जुड़ पाए, ठीक है। बाकी देखिए ये फर्स्ट लाइव क्लासेज है, चीजें थोड़ी सी नई है मेरे लिए भी और फर्स्ट टाइम मैं आया हूं लाइव क्लासेज में, और कल से जो चीजें हैं आपकी अच्छी होती चली जाएंगी और हर डे बाय डे आपको चीजें बेहतरीन ही देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइम है इस वजह से, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट टाइम में तो ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है मेरे से कि हाँ वो जैसा आवाज़ में हो गया, जैसे क्वालिटी मतलब वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, ये सारा चीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है आपका आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो सिद्धांत है कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत लिया गया है ये भी कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, इसी में सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने वो वाला क्वेश्चन भी आपको बताया था कि उधार का दस्तावेज क्यों कहा जाता है, तो स्टार्टिंग का जो लाइन आपको यही लिखना है कि भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के कंटेंट वगैरह लिए गए हैं, और उसके बाद यही सारी चीजें जो ऊपर मैंने बताई वही सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, भारतीय संविधान के कार्य। तो यहाँ पे अगर मैं कार्य बताऊं तो ये आता है आपके 4 नंबर में, और ये यहाँ पे 4 प्रकार के आपको कार्य देखने को मिलेंगे। जैसा कि लिखा है कि भारतीय संविधान का पहला कार्य क्या है, पहला कार्य है कि इस प्रकार संविधान का प्रथम कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास
बना रहे हैं। यानी कि संविधान का मेनली काम क्या है? संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं और इसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अभी हमने बात किया नियम कानून होते हैं, तो नियम कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि सभी लोगों को एकजुट करके रख सकें, ठीक है। तो इसी वजह से लोगों में समन्वय बनाने के लिए, लोगों में विश्वास बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें संविधान की आवश्यकता होती है और यह संविधान का कार्य होता है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय कार्य। संविधान का दूसरा कार्य यह तय करना है कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास है। देखिए, अगर मैं बात करूं, इंडिया अपना लोकतांत्रिक देश है और यहां पे हर व्यक्ति पावरफुल है, लेकिन क्या सब पावरफुल है तो इसका मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा सारे आ जाएंगे क्या? नहीं। अगर हम कोई भी डिसीजन लेना होगा और सबको इंक्लूड कर देंगे तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दो तो लोग रहते नहीं है। 125 करोड़ की आबादी है, उससे ज्यादा ही है, कहीं 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो इस वजह से संविधान यह तय करता है कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास है। जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेते हैं और प्रधानमंत्री हमारे लिए डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही प्रधानमंत्री को चुना है। इस वजह से संविधान यह भी तय करता है कि जो समाज है, समाज में फैसला कौन ले सकता है, और ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से देखने को मिलती है? संविधान से मिलती है, ठीक है। और ये भी बताता है कि सरकार किस तरीके से निर्मित होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे कार्य की। संविधान का अगर हम तीसरा कार्य देखें तो लिखा है कि संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए और जितने भी आम लोग हैं उन सभी के लिए, सबके लिए अलग अलग टाइप्स के कानून बनाए गए हैं। गवर्नमेंट कभी भी अपने उनके लिए जो कानून बनाया गया है उनको कभी उल्लंघन नहीं करेगी, और जो नागरिकों के लिए जो कानून बनाया गया है नागरिक उस चीज को कभी उल्लंघन नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं चौथा कार्य। संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता, ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करे, क्षमता प्रदान करे, एबिलिटी प्रदान करे, जिससे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूर्ण कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, ठीक है। तो संविधान का जो चौथा कार्य है वो ये है कि गवर्नमेंट को इतनी शक्ति दे, सरकार को इतनी शक्ति दे ताकि जो लोग हैं लोगों को उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, चीजों को समझते जाइएगा। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। कल सुबह भी लाइव आऊंगा और वहां पे जो आपके डाउट्स रहेंगे चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब मैं फिर यही बोलूंगा, ये मेरा फर्स्ट क्लास है लाइव में, इस वजह से अगर किसी भी चीज में, ऑडियो में कोई दिक्कत है, वीडियो में कोई दिक्कत है, क्वालिटी में कोई दिक्कत है, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और अच्छा है तो भी आप बताइएगा, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो अपना क्वेश्चन है वो लिखा है मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, और 6 नंबर आपको ऐसे सीधा नहीं दे देगा, बल्कि कैसे देगा? 2+4 करके, ठीक है। 2+4 करके देगा। इसका मतलब क्या होता है? 2 नंबर आपका हो जाता है मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है, और 4 जो है वो किसका है? मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज का है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे देना ये मैं जा रहा हूं बताने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मौलिक अधिकार का जो है हेडिंग्स आपको डालना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश की है, वो इस चीज के ऊपर है कि पेपर में किस प्रकार से लिखे, ठीक है। राइटिंग के ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर, हर चीज के ऊपर बाकायदा मैंने लिख के भी दिखाया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आप उससे करेंगे तो ये समझ लीजिए 5 से 10 नंबर तो आप एक्स्ट्रा समझ के रखिएगा, क्योंकि उसमें इंप्रेशन वाली जो चीजें हैं, ठीक है। और टीचर जब इंप्रेस होता है तो नंबर भर भर के देता है, इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालनी है और लिखना है मौलिक अधिकार। मौलिक का मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। यानी कि ऐसे अधिकार जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्तियों के लिए मौलिक होने के कारण, यानी कि आवश्यक होने के कारण संविधान हमें देता है, ठीक है। ये व्यक्ति की हिफाजत करता है, इसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। और ये अगर व्यक्ति को नहीं मिलता है तो व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है ताकि वो अपना पूर्ण विकास कर पाए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार के कितने प्रकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार के जो प्रकारों की अगर बात किया जाए तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपको अनुच्छेद नहीं याद है तो मत लिखिएगा, अगर याद है तो लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि
पहले में याद है लिख दिया, दूसरे में याद है तो नहीं लिखा, मतलब लिख दिया, तीसरे में नहीं याद है तो छोड़ दिया, ऐसा ऐसा मत कीजिएगा। इससे टीचर को ये लगेगा कि आपको आता नहीं है। ठीक है, या तो आप कीजिए, एक काम कीजिए, लिखिए तो पूरा लिखिए, और नहीं लिखना है तो अनुच्छेद वाला जो चीज है वो हटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहला लिखना है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा लिखा है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा लिखा है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहां पे इसको एक्सप्लेन करने की बारी आएगी कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली चीज देखिए, यहां पे जो चीजें लिखी हुई है उसको भी मैं बता देता हूं और अपने हिसाब से जो चीजें हैं वो भी बता देता हूं। जैसे कि एक्सप्लेन में देखिए ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, इस तरीके से आप तो कर नहीं पाएंगे। इस वजह से आपको क्या करना है, इस वजह से मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उस तरीके के हिसाब से करना। जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि समानता का जो अधिकार है, ठीक है, समानता का जो अधिकार है वो क्या है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको क्या लिखना है कि समानता का अधिकार हमें बराबरी का दर्जा देता है, सारे व्यक्ति बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं और इसी वजह से समानता का अधिकार बनाया गया है। जैसे स्कूल में सारे विद्यार्थी एक समान होते हैं और सबको एक समान ड्रेस पहन के आना होता है, यह समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है ना। इस तरीके से आप लोग बना बना के लिखे। देखिए पोल साइंस है ना, बनाने वाली चीज है। देखिए आर्ट्स में आप लोग पढ़ रहे हो तो आर्ट समझिए, आर्ट बनाने वाला नहीं, आर्ट्स मतलब होता है कला। शब्दों को किस तरीके से आप, है ना, जैसे जैसे कहते हैं ना फूलों को हम माला बनाते हैं ना धागे में, वो ऐसे करके, इसी प्रकार से जब हम शब्दों को अच्छे से यूज करेंगे तो जो शब्द जो है ना वो इफेक्टिव बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से लिखना है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब देश में स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि देश में कहीं भी आने जाने, है ना, रहने घूमने, हर एक चीज की हमारे पास स्वतंत्रता है। ठीक है, इसी वजह से स्वतंत्रता का अधिकार हमें 19-22 अनुच्छेद में देखने को मिल जाता है। तीसरे में क्या लिखोगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आप ये लिखोगे कि बधुआ मजदूरी पर रोक, कहीं भी अगर बच्चे काम कर रहे हैं और उनके साथ शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी उनके पास अधिकार है, अपने अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना, है ना, इन सब चीजों का अधिकार है। तो इस तरीके से बना बना के कम से कम 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा, आराम से नंबर मिलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब सभी धर्म बराबर हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें आप लिखोगे कि हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आप लिखेंगे कि अगर हमारे 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो हमारा 6 वाला जो मौलिक अधिकार है वो हमें न्यायालय में जाने की परमिशन देता है, और न्यायालय क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, रिट जारी करता है, और इसकी वजह से जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको दोबारा से लागू किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका जवाब देंगे, इसका आंसर देंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए सारी चीजों को, है ना। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पोल साइंस का पेपर कल की डेट में है। जिन बच्चों का वो बाकी 2 दिन बाद जो इनका 22 तारीख को पेपर है उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ हिस्ट्री के लिए आप लोग तैयारी किया। ठीक है, जो भी आपके पास गैपिंग है 3-4 दिन की, उसमें बढ़िया तरीके से 2-2, 3-3 चैप्टर लेकर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला, अच्छा यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका मौलिक अधिकार से रिलेटेड आता है। मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड आता है। तो देखिए मौलिक अधिकार में अगर देखा जाए तो 2 अंतर की बात किया जा रहा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में अंतर बताइए। ये मैक्सिमम चांसेस होता है इन क्वेश्चनों का आने का। ठीक है, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। तो एक साइड हमने ले लिया मौलिक अधिकार, एक साइड हमने ले लिया राज्य के नीति निषेध तत्व। मौलिक अधिकार का जो जिक्र किया गया है भाग 3 में किया गया है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का जो जिक्र किया गया है संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में जो जिक्र है मौलिक अधिकार का है, अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51 में जो जिक्र है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का जिक्र है। ये जो लिया गया है कहां से, अमेरिका से, और अभी हमने बात किया है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है,
इसके साथ साथ चौथा लिखा है कि कानून सहयोग प्राप्त। देखिए, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, और न्यायालय में भी सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए आपको कोई भी न्यायालय में जाने की परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसलिए इसमें लिखा है कि कानून सहयोग प्राप्त नहीं है। आगे बात करते हैं, न्यायालय में जाने की अनुमति इसमें है, लेकिन इसमें न्यायालय में जाने की अनुमति हमारे पास नहीं है। आगे अगला लिखा है कि मौलिक अधिकार का जो संबंध है व्यक्तियों से है। किससे है? व्यक्तियों से है। और जबकि राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का जो संबंध है वो किससे है? समाज से है। आगे बात करते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है, जबकि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो है समुदाय। आप बस इतना समझिएगा, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात की जा रही है और ये एक प्रकार से समाज की बात की जा रही है। ठीक है, बस इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना इसमें करना होता है, और यहाँ पे अगर उद्देश्यों की बात करें तो समाज और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। तो अगर 4 नंबर में आता है तो अगर 8 पॉइंट आपको याद है तो 8 लिख लीजिए, नहीं तो जो कॉमन चीज है जैसे भाग 3 में, भाग 4 में, अनुच्छेद इतने में कहाँ से लिया गया, ये किसको सहयोग प्राप्त है किसको नहीं, इसमें से 5-6 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, कानून चुनाव आयोग के कार्य। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। ठीक है, तो क्या लिखा है, चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। तो चुनाव आयोग के अगर मैं कार्य बताऊं तो सबसे पहला जो कार्य देखने को मिलता है वो है मतदाता सूची तैयार करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब चुनाव होता है तो उस टाइम पे एक लिस्ट जारी किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि 18+ हैं, तो उनके लिए एक लिस्ट जारी किया जाता है। और आप जैसे देखे भी होंगे, आपके पापा मम्मी है ना, भाई बहन जब जाते हैं वोट देने के लिए तो सबसे पहले पर्ची मिलती है। उस पर्ची में, नहीं तो अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, फोन में ही नजर आ जाता है कि आपका किस जगह पे जाके आपको वोट देना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 18+ वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सूची जारी की जाती है, इसी को कहते हैं मतदाता सूची तैयार करना। किसका कार्य होता है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन मतलब क्या होता है? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग का कार्य होता है। दूसरा लिखा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है कि एक तो कभी ऐसा ना हो कि किसी के साथ पक्षपात हो जाए, और निष्पक्ष का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से ये नहीं कि इस व्यक्ति का ज्यादा चलता है इसको जिता दो, ऐसा नहीं है। निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, जनता जिसको चुनेगी वही जीतेगा, ऐसा करके चुनाव कराना। अगला है चुनाव की तिथि घोषित करना, कोई किस दिन चुनाव होगा। आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता का मतलब होता है एक प्रकार का विशेष नियम कानून लागू कर देना, और ये चुनाव के दौरान लागू किया जाता है ताकि कोई भी प्रतिनिधि अपने मतलब ये समझ लो कि पैसों का गलत यूज ना करे, अगर कर भी रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है मतलब वैसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन समाज में ना करे कि हम जीत रहे हैं ये हार रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ें ना करे, क्योंकि इन सब चीज़ों को हराने जिताने का जो भी दायित्व है वो है जनता का। जनता जिसको पसंद करेगी वही जीतेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार संहिता लागू किया जाता है। मतदाता तिथि, मतगणना तिथि, किस दिन वोट होगा, किस दिन उसको गिना जाएगा, किस दिन परिणाम निकलेगा, इन सभी चीजों की घोषणा करना, ये सब की सब चीजें आ जाती हैं आपके चुनाव आयोग के कार्य में। आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर चुनाव स्थगित कर देना। जैसे आप लोग समझते हो ना कि पेपर जब लीक हो जाता है तो उस टाइम पे एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, इसी प्रकार जब ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, लगता है कि धांधली हो चुकी है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि चुनाव को रोक दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ठीक है, कि कौन सी पार्टी खड़ी हो सकती है, कौन सी नहीं। इसके अलावा चुनाव चिन्ह वितरित करना हो गया। गलत जानकारी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन यानी कि चुनाव में अयोग्य घोषित कर देना कि आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कार्य हो गए। ठीक,
अब बात यहाँ पे आती है कि आप कहोगे सर क्या इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 6 पॉइंट में, अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में आया है तो 6 पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। आपको करना क्या है, वही चीज़ 2 से 3 लाइन में लिख देनी है, तो एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो तो कम से कम मैं कहता हूँ 10 पॉइंट तो जरूर लिखिएगा। ठीक, इस तरीके से आगे बात कर लेते हैं। अगला अगर देखा जाए तो लिखा है चुनाव में सुधार। ठीक है, चुनाव में हमें किन सुधारों की आवश्यकता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं चुनाव में सुधारों की आवश्यकता की, तो कुछ चीजें आपको नजर आती होंगी अपने समाज में। जिस टाइम पे जब चुनाव आता है तो देखते हो कि जो प्रतिनिधि है, कंटेंट है, वो खासकर गांव में चीजें देखने को मिल जाती है। कहीं मुर्गा कटवाया जा रहा है, तो कहीं है ना दारू बांटा जा रहा है, तो कहीं पैसे का लालच दिया जा रहा है, कहीं छाता बांटा जा रहा है, कहीं कॉपी किताब बांटी जा रही है ना, कहीं कंबल बांटे जा रहे हैं। ठीक है, किसी को वादा किया जा रहा है ना, इस प्रकार की चीजें होती है। तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट है वोट पाने के लिए पैसा भी दे देते हैं, तो ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए और यही चुनाव में सुधार में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, चुनावी खर्च की सीमा डिसाइड कर देना, अपराधियों को चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित कर देना कि आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में धर्म जाति के आधार पर प्रचार ना करना। ठीक, इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में पैसा, शराब आदि का लालच नहीं दिया जाना चाहिए। महिलाओं को भागीदारिता, पहले चुनाव में महिलाओं को भागीदारी नहीं बनाते थे कि भैया ये जो चीज़ है चुनाव ना जो है ना, ये सब हमारे बस की चीज़ है। ठीक है, लड़कियां नहीं करेंगी इन चीज़ों को, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती थी क्योंकि महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सीमित किया जाता था। लेकिन आगे चल के चीज़ों में सुधार हुआ और महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया और वो भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और आज हर फील्ड में आप देखो लड़का लड़की समान है। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे बात करते हैं, आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों पर आपको एक्सप्लेन करके अगर आप लिख देते हो तो आपको 2-4 लाइन और बढ़ा चढ़ा के लिख देना, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, इसलिए इसको आपको करना है। ठीक है, तो एक साइड हमने क्या ले लिया है, एक साइड हमने ले लिया है अपना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और एक साइड हमने ले लिया सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, किसी बड़े क्षेत्र या फिर किसी बड़े भौगोलिक इलाके को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा देश एक निर्वाचन इलाका गिना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये देश है, जिन देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है उन देशों में पूरे देश को एक क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे क्षेत्र को एक ही चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है, जबकि जहां पे सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली होती है वहां पर छोटे छोटे इलाकों में चीजें डिवाइड कर दी जाती है। जैसे कि आप देखते हो ना, जिले स्तर पे चुनाव हो जाते हैं, है ना, इन ऐसे करके डिवाइड कर दी जाती है और यहाँ पे एक एक जगह से कैंडिडेट खड़े होते हैं, इस प्रकार से चीजें। ठीक, दूसरा लिखा है एक निर्वाचन क्षेत्र में अनेक प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं, कि मतलब एक जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से कई सारे प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक पार्टी का सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति खड़े होते हैं, जो पार्टी के होते हैं, उनमें से कोई एक ही व्यक्ति जीतता है, तो ये वहां पे आ जाएगा। इसके साथ साथ मतदाता पार्टी को वोट देता है, यहाँ पे सिर्फ पार्टी देखा जाता है कि हमें कौन से पार्टी को वोट देना है। लेकिन हमारे में क्या देखा जाता है कि प्रत्याशी को, जैसे मान लीजिए हम अगर वोट देने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि कौन से पार्टी का है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये मेरे क्षेत्र का है और ये काम करेगा कि नहीं करेगा। डजेंट मैटर कि कौन से पार्टी का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी किसी की भी हो, लेकिन कैंडिडेट जो यहाँ का खड़ा है ये कैंडिडेट क्या इतना लायक है जो हमें हमारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसी वजह से हम किसको ध्यान में देखते हैं, प्रत्याशी को देखते हैं, मतलब प्रतिनिधि जो होता है उसको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक, इसके साथ साथ बात किया जाए, अगला लिखा है
मतदाता पार्टी को मत देता है, तो ये तो बता दिया। अगला लिखा है प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उन फॉर्मूले के हिसाब से चीजें दी जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आपको पता है कम से कम चुनाव में जीतने के लिए 50% तो वोट चाहिए ही, 50% प्लस में 1 का वोट आपको चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से चीजें देखी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब बस इससे होता है कि हाँ ए, बी, सी और डी पार्टी खड़ी है, तो अगर इन चारों में से किसी एक को भी ज्यादा वोट मिल गया है तो वो जीत जाएगा। कोई फॉर्मूला उसमें ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूले के हिसाब से चीजें होती हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया है, अगर आप लोग ने देखा है तो उसमें चीजें तो आपको क्लियर हो ही गई हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए जैसे इजराइल में ये चीजें हैं और नीदरलैंड में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में हो गया ये चीजें, भारत हो गया, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अधिक भी हो सकती है और कम भी विधायिका में सीटें मिल सकती है, क्योंकि ये सर्वाधिक वोट से जीत पड़ा ली है इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अंतर वाला ही है और कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, हो सकता है कि कल के पेपर में आपको भी ये देखने को मिल जाए। तो क्या लिखा है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए, यानी कि दोनों में अंतर बताना। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। तो देखिए स्थायी जैसा कि आप समझते हो इसको कहते हैं फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि ऐसी कार्यपालिका जो कि फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पुलिस वाले हो गए, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके राजनेता, ठीक है, ये क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, एक साइड हमने लिख लिया है अस्थायी कार्यपालिका और एक साइड हमने लिख लिया स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में अगर देखा जाए, ठीक है, तो पहला क्या लिखा है, अस्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो फिक्स नहीं होती है। जैसे कि आपके क्षेत्र के विधायक हो गए, आप जिस गांव में रहते हो वहां के प्रधान हो गए, जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री हो गए, है ना, ये लोग कोई फिक्स हैं क्या? नहीं, 5 साल के लिए हैं तो हैं, नहीं तो उसके बाद जैसे ही बहुमत सरकार गिरती है वैसे खत्म, है ना। तो ये कोई फिक्स नहीं होते हैं, इसी वजह से इनको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन आपको ये बात पता है कि अगर आपको पुलिस में जॉब अगर मिल गई तो वो हो जाती है परमानेंट, कि हाँ आपको जॉब है तो जॉब है, कब तक, एक निश्चित समय के लिए आपको जॉब में रहना है। तो वही लिखा है कि अस्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो स्थायी नहीं होती है, हर 5 वर्ष में ये बदली जाती है। और स्थायी कार्यपालिका वो स्थायी कार्यपालिका होती है जो स्थायी रूप से कार्य करती है, अर्थात निश्चित समय तक, जब तक कि वो रिटायर न हो जाए, ठीक है। यहाँ समझते हैं ये स्थायी नहीं होते हैं और ये स्थायी होते हैं। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप किसी नेता को सुने हो कि हाँ पीएचडी ये बनने के लिए, विधायक बनने के लिए आपको पीएचडी करना जरूरी है? नहीं। अगर जनता ने अंगूठा छाप व्यक्ति को भी चुन लिया ना तो वो भी हमारा विधायक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जनता, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पढ़े लिखों को वोट नहीं मिलता है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अंगूठा छाप को भी बना दिया जाता है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होती है और स्थायी वाले में पढ़े लिखे की जरूरत होती है, जो कि आप समझते ही हो कि कॉम्पिटिशन कितना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं कि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक हो गए और यहाँ पे सिविल सेवा, सरकारी कर्मचारी इत्यादि जो हो गए आपके दूसरे वाले में आ जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला समझते हैं कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार लिखिए, यानी कि विशेष अधिकार। ये भी आपका क्वेश्चन आता है 6 नंबर में कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार बताइए। देखिए राष्ट्रपति देश का सर्वोच्चतम व्यक्ति होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि देश का प्रथम नागरिक होता है। अब इसके हम विशेषाधिकार की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की, तो क्या लिखा है, ऐसे तो अगर बात किया जाए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहते हैं और इसके पास काफ़ी शक्तियां होती हैं। लेकिन 3 ऐसे मौके होते हैं जहां पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का यूज करता है।
कौन सी शक्तियां होती हैं, पहले इन चीज को समझिए। सबसे पहले अगर मैं शक्ति की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं शक्ति की बात करूं तो पहली शक्ति क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सुझाव को लौटा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एक राष्ट्रपति है और इस राष्ट्रपति जो है अच्छा डिसीजन ले पाए, इसकी वजह से मंत्रिपरिषद का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो आ गया, अब मंत्रिपरिषद जो है सजेशन देता है किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति जो है अपने आप से अगर देखा जाए तो ये मंत्रिपरिषद की बातों को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। तो क्या लिखा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सुझाव को लौटा सकता है और उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कि भैया मैं इनके प्रस्ताव को वापस भी कर दे दूं या फिर इनके प्रस्ताव को मैं मान भी लूं। ठीक है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ कमी है अथवा कानूनी रूप से कुछ गलतियां हैं या निर्णय देश के हित में नहीं है, ऐसी स्थितियों में वह पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। किसको? मंत्रिपरिषद को। तो पहला पावर समझ में आया कि मंत्रिपरिषद को सलाह को मान भी सकता है और उसको पुनर्विचार के लिए बोल सकता है। तो पहला ये हो गया। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पास वीटो नहीं है बल्कि वीटो है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो ताकत होती है और इसी को कहते हैं निषेधाधिकार। अब देखिए इन चीजों का इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि कानून कैसे बनता है, कानून 3 प्रकार से बनता है। ठीक है, सॉरी, कानून जो बनता है उसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनना है तो सबसे पहले या तो लोकसभा में पेश कर दो या फिर राज्यसभा में पेश करो, यानी कि इन दोनों में से किसी एक में पेश कर दो, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा में। अगर आपने कानून लोकसभा में पेश किया तो कहां पे जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा उसको पास करेगी तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कानून बहुत बढ़िया है तो उस पर साइन कर देगा, नहीं अगर लगता है तो उसको क्या कर देगा? वापस कर देगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा फिर लोकसभा में। ठीक, तो ताकत समझ में आ रहा है राष्ट्रपति का कि वो चाहे तो कानून को बना भी सकता है, वो चाहे तो कानून को रोक भी सकता है। बात करते हैं दूसरे। अगर मान लेते हैं, आपने ये भी पढ़ा है कि अगर दोबारा वही कानून लोकसभा में पेश और पारित हो जाता है और पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस चीज को दोबारा पास कर दे, राज्यसभा उस चीज को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेगी, तो राष्ट्रपति मजबूरन उस पर साइन करेगा। आप कहोगे फिर शक्ति क्या हुई? शक्ति तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूसरी बार जब विधेयक पहुंचता है तो उस पर साइन नहीं करना पड़ जा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास तो इस हिसाब से पावर ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? अगर राष्ट्रपति चाह ले तो उस विधेयक को बनने नहीं देगा। मतलब क्या करना कि जो विधेयक है, विधेयक को अपने पास रख लेगा हमेशा के लिए कि इस पे कोई कानून नहीं बनने देना है। तो ये होती है राष्ट्रपति की दूसरी पावर, वीटो पावर। क्या लिखा है? राष्ट्रपति के पास वीटो की ताकत होती है जिसमें वह सांसद द्वारा पारित विधेयक पर, धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, पर मंजूरी देने पर देरी कर सकता है अथवा स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, और इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। समझ में आ रही बातें? चलो अगला देख लेते हैं। तीसरा कार्य अगर देखा जाए तो यहां पे समझ में आता है, अगर राष्ट्रपति, देखिए कभी ऐसा हो जाए कि लोकसभा में 2 पार्टियां खड़ी हो, मतलब 2 पार्टियां हैं और दोनों के ही सेम बहुमत हो, मतलब 50-50% हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने वोट का इस्तेमाल करके, चाहे इस पार्टी को जिता दे चाहे इस पार्टी को जिता दे, राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है इन दोनों पार्टियों में से किसी एक को जिताने के लिए। तो ये तीसरी पावर है। सबसे पहले पावर हमने कौन सी बात की कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरे में हमने बात किया कि वीटो पावर का यूज कर सकता है, और तीसरे में हमने बात किया कि अगर स्थितियां ऐसी आ जाएं कि पीएम पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार सामने आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके उनमें से कोई एक को चुन लेगा, है ना। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है? कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, ये क्वेश्चंस
कम ही चांसेज है इनका आने का, ठीक है, इस क्वेश्चंस का, मतलब जो अपना ये जो क्वेश्चन है कार्यपालिका के प्रकार। बट कोई नहीं, एक बार इसको भी देख लेते। कम चांस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आता तो है लेकिन कम बार देखा गया है। बट कोई नहीं, इस चीज को भी कर लेते, नेक्स्ट बात कर लेंगे उसके बाद। जैसे कार्यपालिका के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो यहां पर 3 प्रकार की कार्यपालिका होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले वाले को हम कहते हैं संसदीय कार्यपालिका, दूसरे वाले को कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और तीसरे वाले को कहते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसमें देखिए, सबसे पहले वाले की बात करें, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। और वह विधायिका के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है। और भारत में आपको पता है संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है। सॉरी। अगला लिखा है कि देश का ये एक तरीके से प्रमुख होता है और वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जो लोकसभा होती है उसमें सबसे ज्यादा जिस पार्टी का वोट होता है उन्हीं में से एक को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इसी वजह से लिखा है कि वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देश का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जो विधायिका है उसके प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ये नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है, और वही देश का प्रमुख भी माना जाता है। ठीक है, आगे, राष्ट्रपति का जो चुनाव है आमतौर पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, और वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, वो विधायिका के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है। यहाँ पे हमने बात किया विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, ये भी होते हैं, बट ये नहीं होता है। ठीक, समझ में आ रही चीजें? चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। क्या लिखा है कि संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? तो संसद जो है वो 4 तरीके से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सबसे पहला बहस और चर्चा, दूसरा है कानून को स्वीकार या अस्वीकार करके, तीसरा है वित्तीय नियंत्रण, और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। मतलब कि जो संसद हम किसको कह रहे हैं? संसद हम कह रहे हैं लोकसभा को या राज्यसभा को। लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका मतलब जो कार्यपालिका जो कार्य करती है, जैसा कि हमने बात किया ना कि एक स्थायी कार्यपालिका होती है, दूसरी अस्थायी कार्यपालिका होती है, तो उनको कैसे नियंत्रित करते हैं? 4 तरीके होते हैं। बहस और चर्चा, मतलब जैसे आप देखते हो ना, अगर गवर्नमेंट कोई मतलब काम करती है और जो विपक्षी दल है उस चीज़ से सहमत नहीं होते हैं तो बहस छिड़ जाती है, तो लोकसभा राज्यसभा में, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, कानून को स्वीकार कर दिया जाए या अस्वीकार, क्योंकि आपको पता है कानून जब बनता है तो चाहे वो लोकसभा में जाती है और या फिर राज्यसभा में जाती है। पहले लोकसभा में जाएगी तो दोबारा वो राज्यसभा में जाएगी, अगर या फिर राज्यसभा में पहले चली गई है तो लोकसभा में उसके बाद जाएगी, लेकिन जाना तो इन दोनों में ही है। अगर लोकसभा राज्यसभा को कानून गलत लगता है तो उसको रोक देगी, चाहे इसको लगता है तो ये भी रोक देगी। अगर इनमें से कोई एक भी रोक दिया तो कानून नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं। दूसरा होता है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण का मतलब होता है कि वित्तीय पैसे से संबंधित जो भी चीजें होती है वो कहाँ होती है? संसद में होती है। बजट वगैरह पास किया जाता है ना, ऐसी भी स्थितियों में देखा जाए तो जो संसद है कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। अगला लिखा है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। अविश्वास प्रस्ताव, एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और ये पास भी हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसी वजह से कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव आता तो है लेकिन वो पास होना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर पास तभी हो सकता है जब उनके खिलाफ कुछ सबूत मिला हो या फिर पार्टी जो है, पार्टियों में जो मेंबर हैं उस पार्टी को छोड़ना चाहते हो। ऐसी स्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए में जब वो वोट देंगे तो उनके खिलाफ दे देंगे और उसके बाद क्या होगा? पार्टी गिर जाएगी। तो इस तरीके की चीजें हैं, इसमें लिखी भी हुई हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़िएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल बहस और चर्चा वाले में ये है। प्रश्नकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल वो काल होता है जिसमें तिरछे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना, कुछ भी क्वेश्चन आया पूछ लिया और जिससे पूछा जा रहा है वो जवाब देने के लिए मजबूर रहेगा।
और इसी प्रकार शून्य काल देखा जाए तो शून्य काल में विशेष मुद्दे उठाए तो जाते हैं, लेकिन जिससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो जरूरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है आपके क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए, क्योंकि वो क्या होता है, शून्य काल होता है। लेकिन प्रश्न काल में जैसे महंगाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, खाद्यान्न से रिलेटेड, वितरण से रिलेटेड, और इसके अलावा अनाज की उपलब्धता से रिलेटेड, दंगे, अत्याचार, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि कानून को स्वीकार या अस्वीकार करके चीजें हो जाती हैं। वित्तीय नियंत्रण के द्वारा संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भी करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। स्वयं का मतलब होता है खुद को। अब समझो, लोकसभा एक साइड हम लिख लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं राज्यसभा। लोकसभा क्या करती है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जैसे कि आपको पता है लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, और जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम हटा दिया गया है, इस वजह से लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अब यहाँ 543 में से एक को बनाया दिया जाता है स्पीकर और दूसरे को बनाया जाता है उपाध्यक्ष। स्पीकर जो बनता है, जिसकी पार्टी, जिसका बहुमत होता है उसी को स्पीकर बनाया जाता है, जिसकी सरकार होती है उसी का एक स्पीकर बना दिया जाता है। और जो उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जैसे आप समझो आपका क्लास है, आपके क्लास में एक होता है मॉनिटर और दूसरा होता है सेकंड मॉनिटर। फर्स्ट मॉनिटर ऐसे ही समझो, लोकसभा में जो फर्स्ट मॉनिटर होता है उसको कहते हैं स्पीकर, और जो सेकंड मॉनिटर होता है उसको कहते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं। ठीक, अब अध्यक्ष का काम क्या है, मतलब जो अपना वो है मेन जो स्पीकर है उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी बातों को सुनना, और कहीं विवाद है उन चीज़ों को सुलझा करना, और साथ ही साथ डिसीजन देना। और उपाध्यक्ष जो है कब काम करता है, जब अध्यक्ष जो है छुट्टी पे होता है या फिर स्पीकर छुट्टी पे होता है, बीमार होता है, नहीं आता है, ऐसी स्थितियों में उपाध्यक्ष कार्यभार को संभालता है। ठीक है, और ऐसे ही सेम राज्यसभा में भी देखा जाए तो राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, और जो उपाध्यक्ष होता है उसको उपसभापति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियंत्रण, जैसे आपको पता है आपका जो क्लास मॉनिटर है, टीचर अगर नहीं भी होता है तो भी वो सारा हैंडल कर लेता है। इसी प्रकार से लोकसभा को हैंडल करने के लिए ये सारी प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी चीजें लिखी हैं, चीजों को एक बार समझ में आ जाएगा। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में अध्यक्ष सरकार के पक्ष का होता है, जबकि उपाध्यक्ष अभी मैंने बताया विपक्षी पार्टी का होता है। लोकसभा में बैठक अध्यक्ष करता है, और जब अध्यक्ष नहीं होता है, मतलब अनुपस्थित होता है, ऐसी स्थितियों में देखा जाए उपाध्यक्ष उस चीज को करता है। ठीक, अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अनुशासन भंग करने की स्थिति में निष्कासित कर सकता, मतलब उसको भेज सकता है बाहर के, जैसे होता है ना टीचर भगा देते हैं, ऐसे उनको भी किया जा सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और ऐसे ही देखा जाए तो जो अपना राज्यसभा होता है उसमें उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति होता है, बाकी काम तो दोनों का सेम ही होगा। ठीक, अगला लिखा है, हमें न्यायपालिका की स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। अब न्यायपालिका का होना, ये आप सबको पता है, न्याय देने के लिए न्यायपालिका होती है, लेकिन यहां पे बात आती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की इस वजह से आवश्यकता है क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका जो होगी वो बिना डरे कोई भी डिसीजन सुना सकती है, बिना देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में अड़ंगा ना डालें, इसी वजह से देखा जाए तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, ताकि विधायिका, कार्यपालिका किसी प्रकार का कोई भी अड़ंगा ना डाले। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सरकार के अन्य 2 अंग, देखो वही चीजें मैंने बताया, वही चीजें लिखी हुई है। सरकार के अन्य 2 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई बाधा ना पहुंचाए, और जिससे वह ठीक तरीके से न्याय कर सके। अगला क्या लिखा है, सरकार के दूसरे अंग न्यायपालिका के फैसले में कोई दखल ना दे। न्यायाधीश बिना भेदभाव के कोई अपना कार्य कर पाए। ठीक है,
और इसके साथ साथ भारतीय संविधान ने कई उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तय किया है। एक बात यहां पर भी देखा जाता है कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों को चुना जाता है वो उनकी योग्यता के हिसाब से चुना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हटाने की जो, देखिए कहा जाता है कि जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं, चुनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, चुनने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है कार्यपालिका की, और हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है संसद की। मतलब संसद से ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार रीड आउट कीजिएगा। और बाकी किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो अपने पास लिखा हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है वो इस चीज को देख लेते हैं। अब यहां पे बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लिखिए। क्षेत्राधिकार हम किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य है ना, कार्य को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्राधिकार कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझाता हूं मैं इस तरीके से, इस इमेज से, जो कि आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको चीजें, ठीक है। क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार आता है वो आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। जैसा कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, छोटे मोटे जो भी केस होते हैं उन चीज को देखने के लिए उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय जैसी चीजें बनाई गई है। लेकिन बड़े स्तर पे अगर देखा जाए तो उस चीज को करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। अब जैसे मान लो दो राज्यों में विवाद चल रहा हो, अब ऐसे डिसीजन जो लेने होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, ऐसे डिसीजन में सर्वोच्च न्यायालय को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो मौलिक का मतलब होता है आवश्यक। यही लिखा है कि केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच आपसी अगर कोई विवाद होता है, उस चीज को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है। दूसरी बात करते हैं अपीली। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? उस चीज को सॉल्व करेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपील करता है, जैसे दीवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा, संवैधानिक सवाल से जुड़े जितनी भी चीजें होती है, उस चीज को सॉल्व कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सलाहकारी की अगर मैं बात करूं तो सलाहकारी में अगर देखा जाए तो जनहित के मामले तथा कानून के मसले, ऐसी स्थितियों में जो है सलाह देता है। किसको सलाह दे सकता है? राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके पास एक और क्षेत्र है। सबसे पहला मौलिक, दूसरा है अपीली, तीसरा है सलाहकारी। चौथे की अगर मैं बात करूं तो रिट संबंधित क्षेत्राधिकार। क्या लिखा है? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश और उत्प्रेक्षण रिट और अधिकार परीक्षा इत्यादि चीजें जारी करता है। तो ये जो चीजें हैं, ये रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के पास भी होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, तो रिट भी जारी कर सकता है। और इसके अलावा एक चीज और है जिसको हम कहते हैं विशेषाधिकार। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी मसला, कोई भी मामला, कोई भी मुद्दा किसी भी न्यायालय में चल रहा हो, कोई भी केस चल रहा हो, ऐसी स्थितियों में उन केसों को अपने पास मंगा सकता है। जैसे प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है ना किसी भी क्लास में जाने की, कभी भी जाने की, इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का अथॉरिटी है कि किसी भी मामले को कहीं से भी मंगाने की, ठीक है। तो ये इनके पास ये अधिकार होता है। तो यही लिखा है कि भारतीय भूभाग की किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले को दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन जारी कर सकता है और लीव पर सुनवाई कर सकता है। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक। थोड़ी सी और आगे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो लेंदी हो रही है, माना कि लेंदी हो रही है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहा हूं तो आपको पढ़ते पढ़ते नहीं थकना है, ठीक है। क्योंकि अगर आज से ही आप संघर्ष करोगे ना
तो ही लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो कि मजदूरी करते हैं। वो कभी जब ईंट ढोते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्या चलता है? उनके दिमाग में मेहनत नहीं चलती है, बल्कि पैसा चलता है कि शाम को जो दिहाड़ी मिलेगी उससे जो खुशी होगी ना, वो उनके दिमाग में चलता है कि घर परिवार को देना है। इसी प्रकार से अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि अगर होगा भी तो 1 घंटा 2 घंटा, हद से 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उससे क्या ही होगा। मेन ये होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपको बैठ के सुनना है, सारी चीज़ों को समझना है। जितना ज़्यादा अभी मेहनत कर लोगे ना पेपर में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये समझ लो स्कोर हो पाएगा, ठीक है, चीज़ें आसान हो पाएंगी। इसी वजह से आपको मेहनत करना जरूरी है इस लेवल पे, क्योंकि कल आपका पेपर है। 365 दिन में आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। मेन ये होता है कि पेपर से पहले आपने क्या किया। चीज़ों को देखिए, रुक रुक के देखिए, लेकिन देखिए जरूर, ठीक है, सारी चीज़ों को करिए जरूर, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, ये मानिए कि जो हम पूरे साल में करवाते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप लोग के सामने 2-3 घंटे 4 घंटे में लगातार बोलना पड़ता है। अभी देखिए आज सुबह से क्लासेस हो रही हैं, जो बैचेज में जो क्लासेस ले रहा हूँ वो अलग से है, और यहाँ पे जो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें अलग से हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें अलग अलग से हैं। जब हम मेहनत करने में पीछे नहीं, तो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको यूजफुल चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ने में ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आगे तरक्की कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। अभी हमने बात किया है कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों को अगर हमें हटाना है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा में उनके खिलाफ, है ना, बहुमत पेश करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग अगर सिद्ध हो जाती है तो ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना बहुत मुश्किल है। कदाचार सिद्ध होने पर, कदाचार का मतलब क्या होता है? कदाचार का मतलब होता है कि अगर उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है अगर वो सिद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में ही उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है। तो क्या लिखा है, कदाचार सिद्ध होने पर, अक्षमता की स्थिति होने पर उनको पद से हटाया जा सकता है। जज के खिलाफ आरोप को संसद में खास बहुमत को मंजूरी देनी पड़ती है, और जब तक संसद के सदस्यों में सहमति न हो तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता है। जहां न्यायाधीशों को नियुक्त करने में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है, वहीं उनको हटाने में विधायिका की भूमिका होती है, मतलब संसद की भूमिका होती है। आगे बात करते हैं। अब तक एक बार ऐसा मौका आया है जब न्यायाधीश के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो और कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया, और ऐसी स्थिति में उनको हटाया नहीं गया। अभी हमने बात किया कि न्यायाधीश को अगर हटाना है तो बहुमत पेश करना पड़ेगा, और सिर्फ अभी तक की हिस्ट्री में देखा जाए तो एक ही ऐसा मतलब न्यायाधीश है जिसके खिलाफ ये चीजें हुई थी, बट उसको भी हटाया नहीं गया क्योंकि संसद में बहुमत मिली ही नहीं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वो कौन से व्यक्ति थे? वो व्यक्ति थे न्यायमूर्ति रामास्वामी, ठीक है, न्यायमूर्ति रामास्वामी। इन पे आरोप लगाया गया 1991 में, जांच हुई 1992 में, 2/3 बहुमत भी मतलब 2/3 बहुमत के हिसाब से चीजें पेश की गई, ठीक है, लेकिन बहुमत मिल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने वोट दिया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में उनको हटाया नहीं गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो न्यायाधीश है उनको हटाना आसान नहीं होता है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, टोटल इसमें 22 क्वेश्चन है, 16वां हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 6 क्वेश्चन बचे हुए, चीजों को कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा है, भारतीय संविधान की 4 संगठनात्मक विशेषताएं बताइए। संगठनात्मक का मतलब होता है कि एक तरीके से हम कैसे एकजुट हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे संविधान है, और संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च का मतलब होता है महान, तो इसी वजह से हम एकजुट हैं। दूसरा लिखा है, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार को शक्तियां दी गई हैं, इकाइयों की सरकारों को, इकाइयों की सरकारों का मतलब क्या होता है, राज्य सरकारों की को शक्तियां दी गई है, मतलब दोनों को ही शक्तियां दी गई हैं। लिखित तथा कठोर संविधान भी है, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय भी है यहाँ पे, और द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है। इसका मतलब क्या होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि अगर देखा जाए तो देश के लेवल पे लोकसभा बनाई गई है, राज्यसभा बनाई गई है, और अगर देखा जाए तो राज्यों के लेवल पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर विधान मंडल बनाया गया है, ठीक है, विधान
मंडल बनाया गया है। और आपको ये बात पता है विधानमंडल के दो टाइप्स होते हैं, विधानसभा, ठीक है, जो कि आपको हर राज्यों में भी देखने को मिल जाएगा, और दूसरा बनाया गया है विधान परिषद, ठीक है, दूसरा क्या बनाया गया है, विधान परिषद बनाया गया है। तो विधानसभा हर राज्य में देखने को मिल जाता है और विधान परिषद उन्हीं राज्यों में देखने को मिल जाता है जहां पर जो राज्य बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आज की डेट में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे राज्य में है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, इन जैसे एग्जाम्पल आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोहरी शासन प्रणाली, इसका मतलब क्या है कि एक केंद्र में सरकार चलती है तो दूसरा राज्य में सरकार चलती है। तो ये होती है संगठनात्मक विशेषताएं। अब बात करते हैं एकात्मक विशेषताओं की। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान संगठनात्मक तथा एकात्मक कैसे है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि भारतीय संविधान की 4 एकात्मक विशेषताएं। तो 4 एकात्मक विशेषताओं में सबसे पहले चीज यहाँ पे जो केंद्र सरकार है जो कि अकेला है, ठीक है। केंद्र सरकार कितना, राज्य सरकार तो कई हो सकते हैं, जितने राज्य उतने सरकारें, लेकिन केंद्र सरकार कितनी हो सकती है, सिर्फ एक। तो इसलिए मजबूत केंद्र सरकार में देखा जाए तो पहला ये हो गया। दूसरा होता है एकल संविधान, भारत में सिर्फ एक ही संविधान बनाया गया। देखो ये सब एकात्मक की विशेषताएं हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले चीज मजबूत केंद्र है यहाँ पे, दूसरा एकल संविधान है यहाँ पे। अगर बात किया जाए तीसरे की, तीसरा है आपातकाल का प्रावधान यहाँ पे किया गया। किसका, आपातकाल का, जब जरूरत पड़ जाती है ऐसी स्थितियों में आपातकाल लागू कर दी जाएगी। देखिए भारत अगर देखा जाए तो अभी तक एक बार ही आपातकाल लागू किया गया है। आपातकाल वो भी कब लागू किया गया था, 1975 में लागू किया गया था, ठीक है। 26 जून 1975 में इस चीज को लागू, 25 जून आई थिंक 25 जून 1975 में इस चीज को लागू किया गया था, ठीक है। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एकात्मक की विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ एकल नागरिकता, इंडियन, जैसे हम देखते हैं ना कि हम नेशनलिटी में इंडियन लिखते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में देखा जाए तो दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन इंडिया जैसे देशों में देखा जाए तो एक ही नागरिकता चलती है, ठीक है। तो ये भी एक उसका प्रतीक है। अखिल भारतीय सेवा है, जिसके द्वारा आप देखते हो आईएएस बनते हैं ना, आईपीएस बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग बनते हैं। इसके साथ साथ राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और आपको ये बात पता है कि राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है तो वो हर राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला समझते हैं। तो यहाँ पे जो चुनाव आयोग देखा जाए तो चुनाव आयोग एक है, एक ही न्यायपालिका भी है। तो इस तरीके से आप 6 पॉइंट कोई भी लिखकर उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी वही चीजें जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है। एक चीज आप याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो 73वां संशोधन किया गया था गांव के लिए, 74वां संशोधन किया गया था शहर के लिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संशोधन जो है 73वां किसके लिए किया गया, तो गांव के लिए। 74वां जो संशोधन किया गया था वो राज्य शहर के लिए किया गया था, ठीक है। तो देखिए, और इसके बारे में अगर चीजें देखी जाए तो 1992 में ये संसद में पारित हुआ और 1993 में इस चीज को लागू कर दिया गया, मतलब संशोधन कर दिया गया था, ठीक है। और जैसे कि गांव में त्रिस्तरीय बनावट देखी गई। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, 3 प्रकार के पिलर बनाए गए। पिलर का मतलब एक तरीके से समझिए, सबसे नीचे को हम कहते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं प्रखंड पंचायत, और तीसरे नंबर पे हम जिसको जो सबसे ऊपर होता है उसको हम कहते हैं जिला पंचायत, ठीक है। तो 3 प्रकार की चीजें हैं, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत, ठीक। तो ऐसी व्यवस्था की गई गांव के लिए, और शहरों के लिए नगर निगम, नगर पालिकाएं बनाई गई, ठीक है। तो वही चीजें लिखी है, त्रिस्तरीय बनावट जो चीजें लिखी गई हैं। और साथ ही साथ एक कितने टाइम के लिए होता है, ये होता है आपका 5 साल के लिए होता है, ठीक, ठीक है। अवधि 5 साल के लिए होगी। त्रिस्तर की चुनाव जो होती है उसमें प्रत्यक्ष जनता भाग लेती है, ठीक है। इसके अलावा ये भंग भी की जा सकती है, लेकिन जब भंग होगी तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे चुनाव कराना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। 74वां संशोधन जो लागू किया जो शहर के लिए, तो शहर में जैसे अपना हो गया, संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी निकायों से है, यानी कि नगर पालिका जैसी चीजों से है, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, अन्य शहरों में नगर पालिका नगर निगम का प्रावधान है। प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी वयस्क मतदाता द्वारा चुनी गई एक सामान्य परिषद होती है, और इस चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। ठीक है, पूरे नगर निगम के चुने हुए सदस्य अपने एक नगर निगम का अध्यक्ष चुनता है, और इसे ही क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, जो पार्षद होते हैं सारे पार्षद मिलकर एक अध्यक्ष को चुनते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ठीक है, इसका भी इनका भी जो चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है, और अगर ये भंग हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला लिखा है नगर निगम नगर पालिका के कार्य बताइए। तो नगर निगम नगर पालिका के जो कार्य होते हैं, सबसे पहला कार्य सड़कों का निर्माण करना, इसका रखरखाव करना, जल आपूर्ति करना, इसका मतलब पानी सप्लाई करना। ठीक है, साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता बनाए रखना, झुग्गी झोपड़ियों में सुधार करना। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क की, प्रकाश की, ठीक है, पार्क की, खेलों का मैदान, बस स्टैंड इत्यादि चीजें बनवाना। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें आ जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन लिखा है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, संविधान में संशोधन की अगर मैं प्रक्रियाओं की बात करूं, ठीक है, तो इनकी जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, और इसका जो प्रावधान दिया गया है 368 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, संविधान में अब तक लमसम देखा जाए तो 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। मतलब कभी भी अगर संशोधन जैसी चीजें हो रही हैं तो राष्ट्रपति उस चीज को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है। ठीक है, 3 तरीके से किया जाता है। जैसे सबसे पहले को हम कहते हैं सामान्य बहुमत, दूसरा लिखा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है, दूसरा तरीका है, और तीसरा होता है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के संसद द्वारा समर्थन द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। अब समझते हैं जो सामान्य जो होता है, सामान्य किस तरीके से होता है सामान्य संशोधन। तो देखिए, सामान्य संशोधन कैसे होता है, नए राज्यों का निर्माण करना हो तो सामान्य संशोधन हो सकता है। सामान्य संशोधन होता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए कि संसद जो होता है, संसद का आधा कर लेंगे, ठीक है, और आधे से एक अधिक होना चाहिए। संसद के आधे से अधिक लोगों की स्वीकृति अगर मिल जाती है तो समान बहुमत में अपना आ जाता है। तो क्या लिखा है, राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करना तो समान बहुमत होता है। राज्यों में उच्च सदन की स्थापना करनी हो या समाप्ति करनी हो, उसके लिए नागरिकता प्राप्त और समाप्ति करनी हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना हो, तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं विशेष बहुमत किस हिसाब से होता है। तो विशेष बहुमत में देखा जाए तो विशेष बहुमत में 2/3 संसद जो है, संसद का 2/3 हिस्सा देखा जाता है। ठीक है, 2/3। ठीक, तो जो संसद है उसका 2/3 देखा जाता है और वित्त में 1 देखा जाता है ना, इस तरीके से चीजें होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका हो गया, इसमें शामिल हो जाता है केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। थोड़ी सी चीजें अंतर भी देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने बताया साधारण बहुमत मतदान होता है जिसमें 50+1 चाहिए होता है, और विशेष में क्या होता है 2/3 चाहिए होता है पूरी संसद का। ठीक है, तो इस तरीके से 2/3 तो चाहिए, वित्त में 1 भी होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिल जाता है। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान कठोर तथा लचीलापन कैसे है। कठोर इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन करना बहुत हार्ड है, इसलिए कठोर है। लचीला क्यों है, क्योंकि संशोधन तो आप इसमें संशोधन हो सकता है, बेशक लेट ही हो, बेशक प्रोसीजर बहुत बड़ा हो, लेकिन इसमें संशोधन हो सकता है, इसलिए इसको लचीला कहा गया है। तो क्या लिखा है, वैसे तो संविधान में संशोधन करना कठिन है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए संविधान में संशोधन की जा सकती है। उदाहरण के लिए राज्यों के नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन लाना, ठीक है, आदि संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के आधार पर साधारण बहुमत में बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, कठोर संविधान क्यों कहते हैं। तो वो तो मैंने आपको बताया है, कठोर संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रोसीजर होता है वो हार्ड होता है, इसलिए कठोर कहते हैं। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां क्वेश्चन। हालांकि देखा जाए तो 22 ही क्वेश्चन है, कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा हो गया होगा। क्या लिखा है, संविधान की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई जाए तो सबसे पहले भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है कि सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो संविधान ही है। तीसरी विशेषता ये हो गई कि भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर है। चौथी विशेषता ये हो गई कि सरकार का निर्माण से लेकर जितनी भी सारी चीजें होती है जो संविधान में ही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, इनमें से भी हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, संविधान जो है शक्तियों का स्रोत होता है, पहली विशेषता ये है। कठोर तथा लचीला है, दूसरी विशेषता ये है। धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, यानी कि संविधान में प्रावधान लिखा गया है कि अपना जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो ये प्रावधान हो गया। ठीक है, अगला है कि अपने इंडिया में देखा जाए तो संघवाद चीजें हैं। संघवाद मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे दो तरीके की सरकारें चलती हैं, एक चलती है केंद्र में तो दूसरी चलती है राज्यों में। ठीक है, ये हो गया। सरकार का संघीय स्वरूप देखा जाए तो ये भी अपने उसमें शामिल किया गया है। संघीय स्वरूप का मतलब यही है ना कि लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों के लेवल पे विधान सभा है और विधान परिषद है ऐसा। एकल नागरिकता देखा जाए तो इंडिया में अपनी एकल नागरिकता भी है। इसके साथ साथ और क्या क्या है, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनमें से कोई 6 पॉइंट लिख देना और वो हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो ये थे आपके फर्स्ट बुक के, देखो पूरा तो मैं नहीं बोलूंगा, फर्स्ट बुक का बुक नंबर 1 इसका था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब जो कल आपको वीडियो मिलेगी या लाइव में मैं आऊंगा उनमें आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। बुक नंबर 2, ठीक है, बुक नंबर 2 उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी करवा दूंगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को करिए। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा नंबर, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आराम से पीडीएफ लिखिए, लीजिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज़ें आपको मिलेंगी जिसकी वीडियो भी अवेलेबल है, और जो आपको पीडीएफ मिलेगा, कहीं भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत वीडियो कॉल कर देख लेना, चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप सो अच्छा लगा होगा। फर्स्ट लाइव था और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। थोड़ा सा लेंदी भी वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट कोई नहीं, कल आपका पेपर है, चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे, इस लाइव वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे हमसे जुड़ेंगे, लाइव में चीज़ें पढ़ेंगी, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 12th में 1 अप्रैल से सारी क्लासेस लाइव में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और हमारे साथ कॉन्टैक्ट बना के रखिए ताकि चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपना ध्यान रखिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।